नमस्कार विद्यार्थियों, मनीष कुमार शर्मा सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान वर्ग की अगर बात करें हम, तो आपको पूर्व की क्लासेस में मैंने बताया था, हम लाइव भी आए थे, कुछ पद की वैकेंसी है वो कंफर्म आनी ही आनी है और आगामी दिनों में जो राज्य सरकार है उसकी बैठक भी है कि किस विभाग में कितने पद हैं वो रिक्त हैं और कितने पे वैकेंसी निकलेगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 1 लाख पदों पर नई भर्ती की घोषणा है वो की थी, तो अनुमान यह है कि लगभग 1000 से 1200 के करीब लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो आएगी और हमारा ये मानना है कि लगभग मई तक इसका नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि वो 251 पद ही थे, इतने में तो सिलेक्शन होगा नहीं, इसमें ज्योग्राफी की भी होगी, इसमें होम साइंस की भी होगी, तो उनको मैं बार बार एक ही बात कह रहा था और कह रहा हूं और कहता रहूंगा, क्या कि पद चाहे कितने भी हो, अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो आपकी सफलता को कोई भी रोक नहीं सकता। अब दूसरी बात, हमारा ऑनलाइन बैच कब शुरू होगा, क्या इसकी फीस रहेगी, उसकी बातें इस वीडियो के अंत में हम करेंगे। इससे पहले लैब असिस्टेंट की क्या योग्यता है, उसमें सीईटी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं जानकारी है वो आपको पूर्व की क्लास में दे चुका हूं, तो उसका दोबारा यहां पर डिस्कशन करना मेरे हिसाब से ना समझी हुई होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उस पर थोड़ा सा एक छोटा सा विश्लेषण भी हम करेंगे कि ये जो पाठ्यक्रम है इसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहे हैं पीछे। तो विद्यार्थियों, आपका जो पार्ट बी है साइंस वर्ग वालों के लिए मैं कहूंगा, उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो 200 नंबर के होंगे। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि सिलेक्शन को डिसाइड भले ही पार्ट ए करे, लेकिन जो आपका स्कोर बनाएगा वो पार्ट बी ही होगा। उसमें अगर आप पार्ट ए में 100 क्वेश्चन में से 30-40 क्वेश्चन भी अगर कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन, अगर इस पार्ट को आप अच्छा कर लोगे तो 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पार्ट बी, जिसमें कि 4 पार्ट मान के चलिए आप, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस। पुराने पेपर की अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे और 30 ही क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। 10 क्वेश्चन थे वो जनरल साइंस के थे, सामान्य विज्ञान, जिसमें बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को, जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं, उनको अच्छे तरीके से करते हो तो वो 10 क्वेश्चन भी तकरीबन हो जाएंगे, आपके इजी क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस की और उसमें क्या है। तो बायोलॉजी के सिलेबस की बात करूं विद्यार्थियों, तो सबसे पहले जीव विज्ञान में बॉटनी का पार्ट आता है। बॉटनी का पार्ट जो आपके 11th-12th में बॉटनी के लगभग जितने भी टॉपिक हैं 11th और 12th, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी में 90% वो सारे टॉपिक है इसमें। मतलब मान के चलिए बायोलॉजी में आपको 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी है उसको 90% करना ही पड़ेगा। 10% कोई 5-6 चैप्टर ही नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। जिसमें पहला टॉपिक बॉटनी के क्लासिफिकेशन का, जिसको हम पादप जगत कहते हैं, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी, इनके जो भी लक्षण है, इनके जो भी उदाहरण है, पहला टॉपिक वो ही है। दूसरा टॉपिक है आवर्त बीजी पादपों की आकारिकी, जिसमें आप जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, इनके बारे में जानकारी आपको एनसीईआरटी में दी रखी है। और पिछले बार आपने क्वेश्चन भी देखा होगा पिछले पेपर में, और उससे पहले जो हुआ था उसमें इस टॉपिक से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे अकेले टॉपिक से। तो ये भी आपके एनसीईआरटी 11वीं क्लास में दे रखा है। पादप शरीर, जिसमें आपको उत्तक तंत्र और सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि है वो दे रखी है। तो ये टॉपिक भी अपने एनसीईआरटी में अच्छे से है और इसमें से भी पिछली बार आया था, उससे पिछली बार इसमें से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था। तो ये तीसरा पॉइंट है, हमारा तीसरी यूनिट है। पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आपको प्रकाश संश्लेषण, पादप शोषण, पादप वृद्धि व गतियां, जल अवशोषण, प्रासरण और वाष्पोत्सर्जन, मतलब लगभग एक खनिज तत्वों वाला चैप्टर नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं।
हालांकि वो भी पादप में आ ही जाता है। तो हो सकता है कि अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हो, तो क्या पता इस बार आ जाए कि पादप को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो मिनरल्स भी चाहिए, खनिज तत्व चाहिए ही चाहिए, चाहे वो वृहद मात्रिक हो चाहे वो सूक्ष्म मात्रिक हो, कोई ना कोई तो काम करेगा। तो वो इसमें आ जाता है। पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी जो 11th क्लास में 5 चैप्टर है वो सारे के सारे इसमें है। ठीक है, उसके बाद में अगला हम बात करें पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्कर, पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण और जैव विविधता। आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी में इकोलॉजी और इकोसिस्टम से संबंधित 4 चैप्टर है। पहला जीव व समष्टि, दूसरा है पारितंत्र, तीसरा है जैव विविधता और चौथा है पर्यावरणीय समस्याएं। चारों के चारों चैप्टर इस यूनिट में हैं। ये 12वीं क्लास के एनसीईआरटी है। पिछला पेपर देखोगे, 2 पेपर थे पिछली बार, उससे पिछला देखोगे 2016 वाला छोड़ के जितने भी 3 पेपर हुए हैं इसके अभी तक, इस यूनिट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बॉटनी में पूछे जाते हैं। चाहे वो आपने नीट की तैयारी की होगी तो भी आपको पता होगा, नीट में बायोलॉजी में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इस एक यूनिट से आते हैं और टोटली एनसीईआरटी, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता। तो ये आप सभी को अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी 12वीं क्लास के 2 चैप्टर, उसमें पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी, चाहे सामान्य जानकारी हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक हो, ट्रांसजेनिक पादप और जंतु हो, नैतिक मुद्दे हो, कृषि व चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, ये 2 चैप्टर हैं आपके। जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकें और उनके अनुप्रयोग, क्या कहाँ उपयोग होता है। तो ये दोनों चैप्टर आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, आपने अच्छे तरीके से किए होंगे। पादपों का आर्थिक महत्व, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो पादप जगत का तो उसमें महत्व भी आ जाता है। ठीक है, और कुछ बातें इसमें एनसीईआरटी में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें से कुछ बातें पूछ लेता है। उसके बाद में साइटोलॉजी, कोशिका संरचना, कोशिका सिद्धांत व कोशिका विभाजन, कोशिका के 2 चैप्टर हैं आपके 11th क्लास में, उस एक यूनिट में समाहित है। तो बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में 11th क्लास के एनसीईआरटी से भी टॉपिक है और 12th क्लास के भी है। 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं तो 15 क्वेश्चन मान के चलो कि आपको बॉटनी से मिलेंगे ही मिलेंगे। और बॉटनी में आपको क्या पढ़ना है, तो मैं एक ही बात कहूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए। कोई आपको हेल्प बुक, रेफरेंस बुक पढ़ने का बोलता है, किसी के नोट्स पढ़ने का बोलता है, सिर्फ आपके साथ छलावा कर रहा है और कुछ भी नहीं। पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़िए। हाँ, एक चीज पढ़ सकते हो, वो क्या, एनसीईआरटी से बने हुए नोट्स, क्योंकि एनसीईआरटी आप सीधा उठाओगे, हो सकता है आप उसके बाद इसकी तैयारी ही छोड़ दें। तो उस चीज से बचने के लिए आप पहले एनसीईआरटी से बने हुए नोट्स, उसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी के बने नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आसान रहेगी, और उस आसान लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आप फिर एनसीईआरटी उठाओगे तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा सा आनंद आएगा और आप पढ़ पाओगे। जिन्होंने पढ़ रखी है एनसीईआरटी वापस पढ़िए, हर बार पढ़ते रहिए, हर बार आपको नई चीज मिलेगी एनसीईआरटी में। कोई कहता है कि मैं 100% एनसीईआरटी में परिपूर्ण हूं, तो वो एक वहम में है। आप एनसीईआरटी को आप अगर 500 बार भी पढ़ गए हो और 501 भी बार पढ़ोगे तो भी आपको नई बात मिलेगी ही मिलेगी। यह है हमारी बाबा एनसीईआरटी। समझ गए मेरी बात? तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने नोट्स का बोला है कि एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने हैं, लेकिन उन पर डिपेंड नहीं रहना। वो एक बार ही पढ़ने, उसके बाद एनसीईआरटी 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ते रहो। ठीक है, और पढ़ने के बाद कोई आपको अच्छे क्वेश्चन दे रहा है तो आप उनके क्वेश्चन भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे एनसीईआरटी से संबंधित, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि एनसीईआरटी को पढ़ा कैसे जाता है। समझ में आई बात? अब आते हैं अपने जूलॉजी पे, जंतु विज्ञान पे। तो जंतु विज्ञान की बात करें तो आनुवांशिकी, मेंडल के नियम, सामान्य शब्दावली, डीएनए आरएनए की संरचना, आनुवांशिकता का आणविक मूल, गुणसूत्र की संरचना, लिंग निर्धारण और मनुष्य में आनुवांशिक विकार। 12वीं क्लास के एनसीईआरटी माननीय मेडल साहब उसमें अच्छे तरीके से आपको दे रखे हैं, उसी को पढ़ना है और उससे संबंधित क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है, एनिमल किंगडम 11th क्लास में आपको दे रखा है। पोरीफेरा से
कशेरुकी तक, और उसके बाद में कशेरुकी का भी आगे डिवीजन कर रखा है उन्होंने। तो उस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना, और उसके अलावा इसमें कुछ भी मत पढ़ना। एग्जाम्पल वही पढ़ने हैं, जो उनके लक्षण हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो भी उसी में से पढ़ने हैं। उसके बाद में आता है तीसरा यूनिट, मानव में पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। 3 चैप्टर एक साथ दे दिए एक ही यूनिट में, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन व पाचक एंजाइम, ये चारों बायोमोलिक्यूल्स, संतुलित भोजन से संबंधित जो 11वीं क्लास में चैप्टर है कोशिका के बाद में। गैसों का आदान प्रदान श्वसन में हो जाता है, ऑक्सीजन श्वसन श्वसन में हो जाता है, क्रेब्स चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, ये भी अपने श्वसन में पढ़ लेते हैं। उत्सर्जन पदार्थ, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, किडनी की संरचना और उसकी कार्य की उसकी फिजियोलॉजी। तो ये 3 चैप्टर एक यूनिट में क्लास 11वीं के, आपको पता होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें 3 चैप्टर शुरुआत की यही है, आप तीनों को पढ़ने हैं और उसके अच्छे से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद में मानव का संचार व अंतःस्रावी तंत्र, हृदय की संरचना, रक्त की संरचना, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसिका ग्रंथियां, प्रतिजन रक्षी, अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन। 3 चैप्टर इसमें भी, 2 ही है सॉरी। परिसंचरण तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये भी 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से पढ़ी होगी आपने, ये देखे तो होंगे ही, पढ़े नहीं है तो जो नए स्टूडेंट है उनके लिए, पुरानों तो अच्छे तरीके से देख रखा होगा। मानव तंत्रिका तंत्र, अब देखो 3 चैप्टर शुरुआत में थे, इससे पहली वाली यूनिट में 2 इसमें आ गए और 1 इसमें आ गया, 6 हो गए। और 7वां पेशीय तंत्र, इसमें कंकाल नहीं है, अभी सिर्फ पेशी है। कंकाल पढ़ रहे हो, जॉइंट वॉइंट हड्डियां वगैरह मत पढ़ना, नहीं आएगा क्वेश्चन। जितना देर का उतना ही पढ़ना है। पेशियों का प्रकार और पेशी संकुचन, ठीक है। मानव कंकाल तंत्र इसमें नहीं है, कोई पढ़ा रहा है तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, मत पढ़ो, फालतू की बात है। सिर्फ पेशी संकुचन तक ही पढ़ना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो 11वीं क्लास में 7 चैप्टर है वो 7 के साथ यहाँ पे है। उसके बाद में मानव स्वास्थ्य एवं रोगों में प्रजनन प्रणाली, या मानव रोगों में प्रजनन प्रणाली, सॉरी मानव ये अलग है। संरचना, प्रजनन स्वास्थ्य, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक व हेलमंथी जनित रोग। प्रतिरक्षा तंत्र जो 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा रोग भी आपको पढ़ने पड़ेंगे जो एनसीईआरटी से बाहर पूछ सकता है। जनन तंत्र 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, कर लोगे आप। और उसमें प्रजनन स्वास्थ्य भी दे रखा है, ठीक है। तो एक चैप्टर आपको, चौथा चैप्टर है शायद 12वीं क्लास में, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। जैव विकास, जानवरों का आर्थिक महत्व, ये आर्थिक महत्व तो अगर आपने अच्छे, ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव उसमें ही आ जाता है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट, ठीक है, ये उसी में है सूक्ष्म जीवों का उपयोग। जैव विकास ये 12वीं क्लास में है, तो उसके अच्छे से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये हमारी 6, 7 और 8 यूनिट होगी, 15 क्वेश्चन मान के चलिए इसमें से भी। और सबसे ज्यादा वेटेज फिजियोलॉजी वाला रहेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है 7 चैप्टर है, अलग अलग यूनिट में, तो क्वेश्चन उसमें ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, 11वीं और 12वीं क्लास के एनसीईआरटी है, उसको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन करने हैं। अब आपको पता चल गया मोटे तौर पर बायोलॉजी में 11वीं और 12वीं की 90% एनसीईआरटी है जिसको आपको कवर करना है, जो कि ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, अच्छा खासा टाइम दोगे तभी होगा, ठीक है। कोई कहे कि ल्यूसेंट पढ़ के इन टॉपिकों को कर लो, तो वो शायद एक, मैं कह सकता हूं कि बचकानी बात होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आते हैं अपने फिजिक्स के टॉपिक में, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें दृढ़ पिंड गतिकी, जिसमें बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण, सरल ज्यामिति, वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। आपने चकती वगैरह पढ़े होंगे इसमें, और इसमें फिजिक्स वाले सर आपको अच्छे तरीके से और बताएंगे बढ़िया तरीके से फिजिक्स में कैसे करना है। अभी मैं सिर्फ टॉपिक बता देता हूं, ठीक है। उष्मा गतिकी का प्रथम और द्वितीय नियम और प्रशीतक से हर बार क्वेश्चन आया हर पेपर में। दोलन, सरल आवर्त गति और उसके उदाहरण, और अनुनाद से हर बार क्वेश्चन मिला है, आप देख लेना। तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत और डॉपलर इफेक्ट आप जानते हो सारे। स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग।
स्थिर वैद्युतिकी आपके जो 12th क्लास में है वो पूरा नहीं है, उसमें कुछ ही चीजें हैं, समझ गए। तो आपको ये करना है, ठीक है। इसमें फिजिक्स वाले सर अच्छे से बता पाएंगे आपको। उसके बाद में छठा यूनिट जो है वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, ठीक है। एक पीपीटी गायब हो गई है, मैं देखता हूं। हाँ भी गायब हो गई है। कोई बात नहीं, फिजिक्स वाले सर फिजिक्स का अच्छे से अलग से बनाएंगे वीडियो। अपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का फोकस करते हैं इसमें, ठीक है। 5 टॉपिक जिसमें आपके परमाणु, मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आपके ऑप्टिक्स, आपके सेमीकंडक्टर और नाभिक, यही है, ठीक है। जो मैंने बता दिया, हालांकि पीपीटी नहीं थी, यही है 4 यूनिट, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 10 यूनिट है और यूनिट में आपको टॉपिक दे रखा है। अच्छा बात यह है कि यूनिट में टॉपिक दे रखा है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है आवर्त सारणी व परमाणु गुणधर्म, ठीक है। परमाणु और आवर्त सारणी दोनों एक साथ दे दिया। परमाणु के मूलभूत कणों के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। उसके बाद में रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, क्वांटम संख्या, और क्वांटम संख्या के बाद में जो आप नियम पढ़ते हो, n+l का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का, ये सारे इसमें है। ओहबो का, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ओहबो का सिद्धांत, कक्षकों के प्रकार, एसपीडीएफ। जब ये आप पढ़ोगे क्वांटम संख्या तो सारी चीजें आ जाएगी, कक्षकों की आकृति, हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, परमाणु गुण धर्मों में परिवर्तन, आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, ये 4 ही पढ़ने हैं इसमें। गुण धर्मों में बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीजें। उसके एक्सेप्शन, उसमें तो एक्सेप्शन ही आते हैं। इसमें हर बार क्वेश्चन आया, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता। आप पुराने पेपर देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये आपके एस और पी ब्लॉक में भी काम आएगा, जो कि पूरा यूनिट है आपके। दूसरा जो टॉपिक है वो है एस और पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। सारा नहीं पढ़ना एस पी ब्लॉक। सामान्य परिचय कि कौन सा तत्व कहां मिलता है, किसके साथ जुड़ा होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक व रासायनिक गुण धर्मों में परिवर्तिता और अक्रिय युग्म प्रभाव। इतना ही है, इनके यौगिक नहीं पूछेगा, समझ गए। नाइट्रोजन का यौगिक, कार्बन के यौगिक, ये नहीं है, दिखाई नहीं है गई, ठीक है। सिर्फ भौतिक और रासायनिक गुण धर्म पढ़ने हैं और अक्रिय युग्म प्रभाव जो पी ब्लॉक में है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में रासायनिक साम्य, अच्छा टॉपिक। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन सी होती है, रासायनिक साम्य के नियम और ली सातेलिय या ला सातेलिय का सिद्धांत। इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आया ही आया है, ला सातेलिय का नियम या ली सातेलिय के नियम से, ठीक है। तो इसको पढ़ना है आपको रासायनिक साम्य में। 4 ही पॉइंट है इस पूरी यूनिट के। उसके बाद में अगला जो यूनिट है हमारा आयनिक साम्य, अम्ल क्षार साम्य। पिछली बार दोनों पेपरों में एक एक क्वेश्चन आया था। पीएच मान, इससे भी आया था। सम आयन प्रभाव, बफर विलयन, अम्ल क्षार अनुमापन। बफर विलयन से दोनों पेपरों में एक एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा यूनिट है और पूरा जो आप सोचो कि नीट लेवल का नहीं है ये, अगर आप पढ़ रहे हो या पढ़ा है नीट लेवल का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पे उस लेवल का नहीं आएगा। मैं बार बार ही कह रहा हूं ये बात, और जो भी विद्यार्थी मेरे संपर्क में उनको कह रहा हूं, भाई आप नीट लेवल का पढ़ रहे हो ना, तो कई बार क्या होता है 70-80% विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि हम ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे ना, तो ऊपर की जो बेसिक बात है ना वो अपनी बिगड़ जाती है और बेसिक बात पूछता है। अपने डेप्थ में गए, ठीक है। अब डेप्थ में जाने का नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जब नहीं होंगे ना फिर दिक्कत होगी। ये तो मतलब चिंदी चोरी वाली बात थी, यही पूछ ली, ये मेरे को पता नहीं, मैं तो इसमें पीएचडी करके बैठा हूं और करवाते भी है गई। अब कई क्या रहता है कि मैं आपको फ्रेंकली बोलूं एक बात, कि मेरे पास विद्यार्थी कब आएगा जब मैं उसको 10 बातें नहीं बताऊंगा। कि मान लो कि कोई टॉपिक है, जैसे मान लो मस्तिष्क ही है, छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने मस्तिष्क में उसको 1.5 घंटे पढ़ाया और जितना पढ़ाया उसका वो 80% पहले से जानता है,
20% मैंने बताया तो विद्यार्थी ये सोचता है यार इतनी बात तो मेरे को पता ही थी, इसने तो बहुत कम मेरे को नई चीज बताई है। ठीक है, और एक कुछ ऐसे करते हैं कि इतना डेप्थ में पढ़ा दिया एमएससी बीएससी लेवल का कि अब उस विद्यार्थी के लिए 60-70% चीजें नहीं है, उसको खुद को 30% ही पता है। पर डेप्थ में जाने का मतलब क्या, जब बातें उस 30% 40% जो जानता उसी में से आएगी। समझे मेरी बात? तो ज्यादा डेप्थ भी नुकसानदेह होती है। अपने जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा डेप्थ नहीं मांगता। हाँ, 2016 में पेपर पहली बार हुआ था तो उसमें आया था पेपर, मैं नहीं नकार रहा इस बात को, लेकिन उसके बाद के तो 3 पेपर उनको भी देखो ना आप, वो पहली बार हुआ था लैब असिस्टेंट का पेपर, इसलिए पेपर का लेवल ऐसा था। लेकिन अब ऐसा नहीं आएगा। डेप्थ में पढ़ रहे हो अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को डेप्थ में पढ़ना चाहिए तो आप पढ़िए। मेरा अनुमान ये है कि ज्यादा डेप्थ इसमें 11th-12th का कर लो ना, सफिशियंट है। ठीक है, बाकी आप ज्यादा समझदार हो मेरे से। ठीक है, अगले हम बात करते हैं अगली यूनिट की, गैसीय अवस्था। गुणधर्म, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राहम का विसरण नियम और गैसों का अणुगति सिद्धांत। एक क्वेश्चन यहां से आता है, एक अणुगति सिद्धांत से और एक इन नियमों से। 3 फिक्स हैं, हर बार आ रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10 यूनिट है, 30 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अब आप उनको कैसे करो वो आप पे है, मैंने आपको बता दिया। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था तो बिल्कुल सिंपल है, फिक्स है। पृष्ठ तनाव, श्यानता, इससे अलावा बात ही नहीं करता वो कुछ। ठीक है, ठोस अवस्था इसे डाल दिया यहाँ पे। द्रवों के गुणधर्म, वाष्प दाब क्या होता है, पृष्ठ तनाव और श्यानता, 3 इनमें से एक और एक। ये पिछले 4 पेपर हुए उनमें पैटर्न चल रहा है, इसी तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला यूनिट, ठोसों के गुणधर्म। ठोसों का वर्गीकरण, इकाई सेल कोशिका उनके प्रकार, क्रिस्टल संकुलन, सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना, क्रिस्टलों में त्रुटियां, फ्रैंकल व शोटकी। 2 से 1 क्वेश्चन फिक्स आ ही रहा है हर पेपर में। ठीक है, एक वर्गीकरण से और एक न्यूमेरिकल, 3 क्वेश्चन यही चल रहे हैं। ठीक है, अगले हम बात करें विलयन की। विलय, विलायक और विलयन क्या होता है, बेसिक बात है। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के फॉर्मूले, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल भिन्न और भार प्रतिशत। इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, विलयनों के प्रकार, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। ठीक है, राउल का नियम, आदर्श व अनादर्श विलयन, दोनों में से एक, और एक विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, इसमें वांटा गुणा वाला थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो ये 3 क्वेश्चन विलयन नाम की यूनिट्स है। उसके बाद में आगे बढ़े, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है अच्छे से तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। आईयूपीएसी नामकरण, प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, अभिक्रियाओं के प्रकार, प्रतिस्थापन, योगात्मक और विलोपन, इलेक्ट्रॉन से नहीं, नाभिक से नहीं, अनुनाद, अतिसयुग्मन, त्रिविम प्रभाव, समावेवता। समावेवता से क्वेश्चन पक्का मिलता है और बाकी इनसे। ठीक है, प्रभाव से, और प्रभाव को भी हाइड्रोकार्बन से रिलेट करके पूछता है। तो ये जीओसी आप पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका है ये। ठीक है, आगे हम बात करें अगले की। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन चैप्टर, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, प्रकार, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन। हाइड्रोकार्बन का विरचन, निर्माण कैसे होगा, उनका भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इतना ही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें। और ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस था। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सिलेबस को मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। फिजिक्स के लिए एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, बायोलॉजी में एनसीईआरटी, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी प्लस उसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो पाठ्यक्रम तो आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट बी विज्ञान वर्ग का पेपर 2। अब बात करें बैच की, तो हमारा बैच गुरुवार, जो आगामी गुरुवार है 2 दिन बाद,
उस दिन आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। आपको उससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए कि फीस कितनी रहेगी, कौन पढ़ाएगा, उसमें क्या क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आपको गुरुवार को सुबह एक वीडियो मिलेगी, आपको उसमें मिल जाएगी। पुराने जो हमारे स्टूडेंट थे उनके लिए उस फीस में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, और जो नए स्टूडेंट उनके लिए तो नई फीस होगी। पूरे के पूरे वीडियो आपको नए मिलेंगे, ऐसा एक भी वीडियो नहीं होगा जो उसमें पुराना हो। समझ गए मेरी बात। और जो ई बुक है वो हमारे होली से एक दिन पहले या होली के एक दिन बाद हमारी ई बुक का वो लॉन्च हो जाएगी। जो विद्यार्थी हमारा कोर्स लेंगे, जो इच्छुक है, डिमांड भी है काफ़ी विद्यार्थियों की, तो जनरल साइंस के टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जनरल साइंस के ई बुक हम जरूर देंगे, जिससे कि जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन है ना, 9 क्वेश्चन आप सही कर दोगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक अगले वीडियो में कोर्स के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।